हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो था वो अपने आने वाले भविष्य के लिए थोड़ा सा वरिड था और होना लाजमी भी था, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो एक ऐसी चीज़ करने जा रहा है जो कि उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा रॉन्ग चीज़ें इन फ्यूचर लेके आएंगी, बहुत सारी गलत चीज़ें उसकी लाइफ में लेके आने वाला है। लेकिन इस वक्त लानवंग जी को विंग कन्वेंस कर चुका था कि इस वक्त उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर इस वक्त वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है तो ऑफकोर्स सी बात है कि शायद कल के दिन उसे और बड़ी कंसिक्वेंसेस झेलनी पड़ेंगी और बड़ी परेशानियां उसके सामने आएंगी, क्योंकि जब तक वो सही तरीके का एक उपाय ढूंढने निकलेंगे, उसको ढूंढ पाएंगे, तब तक शायद चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी होंगी। अगर तब तक का इंतज़ार करते रहे तो शायद हम उस चीज़ को कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। अभी हमारे हाथ में है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब तक हम एक सही तरीके का उपाय नहीं ढूंढ लेते तब तक इसको इस्तेमाल करने में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। विंग ने लानवांग जी को बोला कि ठीक है, जैसे ही सब कुछ सही तरीके से ऑन ट्रैक होगा वैसे ही वो इन सब चीज़ों को छोड़ देगा। हालांकि लानवांग जी अभी भी वरिड था, क्योंकि डिमोनिक कल्टिवेशन को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। अगर एक बार तुम उसके झांसे में आ गए तो तुम वहाँ से इतनी इजीली नहीं निकल सकते हो। और ये सारी बातें लानवांग जी जानता था और अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा वरिड भी था। लानवांग जी और विंग इस वक्त एक दूसरे के हाथों को बहुत टाइटली पकड़े हुए एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। लानवांग जी अब बहुत देर से एक दूसरे के साथ इस तरीके से आंखों में आंखें डाल के वो बैठे हुए थे, तो उसने डिसाइड किया कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए। उसने विंग को बोला कि उसे सो जाना चाहिए, तो विंग ने उसको बोला कि वो एक बार उस स्टूडेंट के रूम में जाना चाहेगा और देखना चाहेगा कि इस वक्त उसकी क्या हालत है। तो लानवांग जी ने उसको आंसर किया कि इस वक्त ब्रदर उसके साथ है, और जैसे कि तुमने बोला है कि वो तालिबान किसी भी तरीके से भाई उसके शरीर में से हटने नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता अभी वहाँ जाने की ज़रूरत है। और वैसे भी मैं एक बार फिर से वहाँ जाने वाला हूँ। तुम काफ़ी थक चुके होगे, तुम जाके रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें मिलता हूँ। लानवांग जी अपनी सीट से उठने ही वाला था कि विंग ने उसके हाथ को और भी टाइटली पकड़ लिया और उसके फेस की तरफ एक होप्स के साथ देखते हुए उसने बोला, क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना था? लानवांग जी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि विंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और उसे भी हल्के से प्रेस करते हुए विंग को एक वार्म स्माइल दी, और उसके बाद विंग से बोला, मुझे लगता है तुम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। खैर, मुझे ये भी लगता है कि इस वक्त उस चीज़ का सही टाइम नहीं हुआ है। जब वो टाइम आएगा मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा, तब तक के लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि तुम्हें कब तक इंतज़ार करना होगा। एटलीस्ट तब तक तो करना होगा जब तक ये सारी स्थिति संभल नहीं जाती। विंग ने लानवांग जी का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था और लानवांग जी को आंसर करते हुए बोला, आंसर अगर पॉजिटिव वे में मिले ना तो मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव वे में मिलेगा तो मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा इंतज़ार करूँगा। विंग ने यहाँ पे अपनी बात को रखते हुए एक वार्निंग भी लानवांग जी को दी थी। हालांकि लानवांग जी जानता था कि इस वार्निंग का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द सिचुएशन उसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही विंग को देना है, तो उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लानवांग जी ने एक स्वीट से स्माइल के साथ उसे श्योरिटी दी कि हाँ, जो भी उसका आंसर होगा वो एक पॉजिटिव वे में ही होगा। इसके बाद वो वहाँ से जा चुका था और वो जाते आते विंग को सोने के लिए कह गया, लेकिन विंग ने उसे ये कह के टाल दिया कि उसे थोड़ा काम है और थोड़े काम के बाद ही वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद ही वो सोने चले जाएगा। लानवांग जी ने उसे बोला कि ठीक है, तब तक वो भी उस स्टूडेंट के रूम से आ जाएगा। विंग और लानवांग जी की बात यहीं पर कंप्लीट हो चुकी थी। लानवांग जी लैन सिचेन के पास उसके कमरे में पहुंच चुका था, और वहां पे जाने के बाद वो देखता है कि अभी भी लैन सिचेन उस स्टूडेंट का बस ख्याल ही रख रहे थे। जिसे देखने के बाद एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर थी कि शायद उन्होंने जैनचेंग से तो बिल्कुल भी बात नहीं की थी। और यहाँ पे लानवांग जी जब अपने ब्रदर के पास पहुँचे तो उन्होंने लैन सिचेन से पूछा कि क्या उन्होंने वक्त निकाल के लैन
जेन चेंग से बात की तो उन्होंने आंसर में कहा कि उन्हें वक्त ही नहीं मिला। वैसे भी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इस सारी बातों को हमें बात के लिए छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मैं ऐसी कोई बात कर पाऊँगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी लैन चेन को समझाते हुए बोलते हैं, कभी कभी जो वक्त हमें बुरा लगता है ना, जो वक्त हमें सही नहीं लगता, वही वक्त हमारे लिए सही होता है। हम नहीं जानते आने वाला टाइम हमारे लिए कैसा वक्त लेके आएगा, कैसी सिचुएशंस हमारे सामने रखेगा। हम बस इतना जानते हैं कि आज हमारे सामने थोड़ी बेटर स्थिति है। अगर हम इस वक्त इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो शायद आने वाले टाइम पे हमें वक्त का फ़ायदा उठाने का मौका वक्त हमें नहीं देगा। यहाँ पे लैन वांगजी अपनी बात को कह गया था और इसी के बाद उसने अपने भाई के शोल्डर पर टैप किया और उन्हें गुड नाइट विश किया और यहाँ से वो भी जा चुका था। जाने के बाद उसने देखा कि विंग अभी भी काम कर रहा था। उसने विंग के पास पहुँचते ही विंग के हाथों में जो भी सामान था उन्हें फोल्ड करते हुए साइड रख लिया और विंग को एक स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला कि उसे सो जाना चाहिए। विंग ने भी अपने हस्बैंड की बात मान ली और वो भी सो गया। यहाँ पे एक फुल ऑफ स्ट्रेस वाला डे, या फिर ये कहो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जिस दिन ने पैदा की थी वो फाइनली ख़त्म तो हो चुका था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आने वाला दिन सब चीज़ों को सही करेगा या उन्हें और भी बिगाड़ेगा। ये तो खैर वक्त पे निर्भर करता है। दूसरे दिन सुबह होते ही यहाँ पे हर कोई यही सोच रहा था कि अब उन्हें मीटिंग करनी चाहिए और मीटिंग में ही सारी चीज़ों का फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि अब यिन लुई का क्या करना है, क्या उसे ढूंढना है या फिर उसे वैसे ही रहने देना है या फिर उसका कोई और उपाय निकालना है। सभी कामों को निपटा लेने के बाद सुबह के 9 बज चुके थे और अब वक्त हो चुका था यहाँ पे मीटिंग बैठाने का। मीटिंग में कुछ लोग इस बात से सहमत थे कि यिन लुई को ख़त्म कर देना चाहिए, तो कुछ लोग इस मत में भी थे कि यिन लुई को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, तो हमें उसे और भी ज़्यादा ताकतवर नहीं बनाना चाहिए। अगर एक बार वो सभी टुकड़े एक साथ आ गए तो शायद उन टुकड़ों को दोबारा से विभाजित करना और उन्हें शांत कर पाना हमारे बस में नहीं होगा, इसलिए उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। बहुत सारे लोग थे जो कि इस वक्त विंग के कहे के मुताबिक चलना चाहते थे और बहुत सारे लोग थे जो विंग के अपोजिट भी जाना चाहते थे। लेकिन फाइनली एक डिसीजन में तो आना ही था, भले ही मत किसी भी पक्ष को ज़्यादा मिले हो, लेकिन जो चीज़ सही होगी उसी के बेस पे डिसीजन लिया जाएगा। और बहुत बड़ी मीटिंग के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे इस मीटिंग को चलने के बाद फाइनली डिसीजन लिया गया कि हाँ, अब यिन लुई को ढूंढा जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी नष्ट किया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए सभी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। किसी भी इंसान को अकेले कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं है, स्पेशली जो नॉर्मल लोग होते हैं यानी कि सिटीजन्स जो हैं, उनको अकेले नगर से बाहर जाने की या फिर अपने क्लैन से, अपने सेक्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। नाइट हंट जो कि पूर्ण रूप से फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया था, नाइट हंट में जाना यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया था। इसके अलावा हर किसी को विंग के बनाए हुए तालिस्मान प्रोवाइड करने का वादा किया गया था। हालांकि विंग के लिए ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने करने का फ़ैसला लिया था। और यहाँ पे जैसे कि विंग इसकी सच्चाई जानता था, वो एक डिमोनिक कल्टिवेशन के साथ इस्तेमाल की जानी है। उनको बनाने में एक डिमोनिक कल्टिवेशन यूज़ करना है, तो वो किसी की हेल्प भी नहीं ले सकता। और इस वक्त ये सारी बातें उन सभी लोगों से छुपानी ही बेहतर रहेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने बताया तो अब कौन सी बात थी, एक और बखेड़ा यहाँ पर खड़े हो जाना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए विंग ने एक किसी को नहीं बताया था कि उसने ये तालिस्मान जो बनाए हैं ना, वो एक डिमोनिक कल्टिवेशन के चलते बनाए हैं या फिर कोई गलत प्रोसेस उसने इस्तेमाल किया है। बस ये जानने वाला सिर्फ एक ही इंसान था और वो था लान वांगजी। और लान वांगजी ने विंग की फ़िलहाल मदद करने की सोची थी। सारे का सारा मैटर यहाँ पर शांत हो चुका था, लेकिन सभी लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे, क्योंकि तालिस्मान बनाना कोई आसान काम नहीं है। एक ही तालिस्मान कम से कम 2 से 4 घंटे भी ले सकता है और हो सकता है कभी कभार 1 दिन भी ले सकता है। हो सकता है कि विंग को इतनी तादाद में तालिस्मान वो ना बना पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त सभी के दिमाग में चल रही थी और इसी सब चीज़ों को सोचते हुए विंग के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे। लेकिन विंग ने अपनी उसी चार्मिंग सी स्माइल के साथ सभी को आश्वस्त किया कि वो ही इस काम कर लेगा और सभी को
सभी सेक्ट में पहुंचा देगा, लेकिन फिर भी उसने सभी को आगाह भी किया कि अगर ज़रूरत ना हो तो तालिस्मान्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार इमरजेंसी पड़ जाए और आपके पास ऐसा कोई भी वेपन ना हो, कोई भी सुविधा ना हो जिसके चलते आप अपने दुश्मन से लड़ सकें। इसलिए उनको सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा। यहाँ पे सभी लोग इस बात से एग्री हो चुके थे और आज की मीटिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। ऑलमोस्ट सभी लोग अपने अपने घरों को जाने की तैयारियाँ कर चुके थे और तैयारी कर चुके थे कि अब कब उन्हें और कैसे जिन लोहे को तोड़ना है। यहाँ पे सारी बातें कंप्लीट हो चुकी थी और सभी लोग फिलहाल अपने अपने कमरे में जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि लैन सिचेन ने भी जेन चेंग से बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन अभी वो फाइनली ठान चुके थे कि हाँ, वो ये करके रहेंगे। वो उसी वक्त जेन चेंग के पीछे जाना चाहते थे जिस वक्त ये मीटिंग ख़त्म हुई थी, लेकिन एक क्लैन लीडर होने की वजह से और जिस क्लैन में वो मीटिंग चल रही है उस क्लैन के मेंबर होने की वजह से वो पहले उस मीटिंग से बाहर नहीं निकल सकते थे। और साथ ही साथ लैन सिचेन को भी उनसे कुछ बात करनी थी, इसलिए फ़िलहाल के लिए लैन सिचेन यहीं पे थे। वो दोनों ही बात कर चुके थे और कम से कम 15 मिनट हो चुके थे अभी तक मीटिंग ख़त्म हुए। तो उसे डर भी था कि कहीं अभी तक जेन चेंग पूरी की पूरी तैयारियां ना कर चुका हो यहाँ से जाने की और कहीं उसके हाथ से ये मौका ना छूट जाए। फाइनली जब उनके और उनके अंकल के बीच में बातें कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद वो बहुत हरी भरी में जेन चेंग के कमरे की तरफ बढ़ा। जेन चेंग के कमरे के बाहर जैसे ही वो पहुंचे तो उन्होंने महसूस कर लिया था कि इस कमरे में सिर्फ जेन चेंग ही नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। ये दरवाज़ा अभी पूरी तरीके से बंद नहीं था। उन्होंने स्लाइड से दरवाजे को थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसकाया और उसके बाद देखना स्टार्ट किया तो अंदर कोई और नहीं, वेंसू था। वेंसू जो कि जेन चेंग से ये कह रहा था कि उन्होंने कल ही अपने फादर से बात की है और वो बहुत जल्दी ही शायद जेन सेक्ट भी आएंगे। तो क्या अगर वो जेन सेक्ट मेरा रिश्ता उसके लिए लेके आते हैं तो क्या वो इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? जेन चेंग ने जैसे कि पहले उसको बोल दिया था कि अगर सारी की सारी चीज़ें एज पर प्रोसेस होंगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हाँ, इस वक्त भी उसने सेम वही चीज़ बोली, बट उसके फेस पे कोई भी इमोशंस नहीं थे, ऐसा कोई भी एक्साइटमेंट नहीं था, या फिर ये कहो कि उसने ये जो प्रपोज़ल था वो एक बिजनेस डील की जैसे ही एक्सेप्ट किया था। ये मतलब यहाँ पे वेंशु का जो प्रपोज़ल है ना, वो सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट वो कर रहा है कि उसका कुछ फ़ायदा निकल सके। इसके अलावा कोई और दिलचस्पी उसको इस शादी में नहीं थी। और ये बात कहीं ना कहीं वेंशु भी समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने प्यार को कौन बेवकूफ़ी होगा जो इस तरीके से जाने देगा, चाहे वो आपको उसकी मर्ज़ी से मिले या ना मिले। और वैसे भी वेन सेक्टर से हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है, वो इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। वेन सेक्ट है तो वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। और सेम चीज़ जेन चेंग के साथ भी हो रही थी। लैन सिचेन बाहर से खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे और वो महसूस भी कर रहे थे कि फाइनली वेंसू ने अपने फैमिली में बात करने की हिम्मत कर ली। और यहाँ पे एक वो है जो कि अभी तक जेन चेंग से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। कुछ पलों के लिए तो उनका पूरा शरीर नम पड़ चुका था। यही कहो कि उन्हें अपने आप में ही इस सारे मैटर में अब गिव अप करने की सोच उमड़ रही थी, लेकिन अगले ही पल वो ये भी सोच रहे थे कि शायद ये उनका लास्ट मौका हो सकते हैं। लेकिन फिर से उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि शायद वो लास्ट मौका भी वो खो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट उन दोनों की बात सुन लेने के बाद फाइनली लैन सिचेन ने डिसाइड किया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, भले ही उनका लास्ट मौका भी जा चुका हो, लेकिन फिर भी वो एक ट्राई करना चाहते हैं। एक बार जेन चेंग से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस वक्त जेन चेंग क्या चाहता है। लैन सिचेन ने बिना उनकी परमिशन के ही दरवाजे को ओपन कर दिया और अंदर से, जैसे कि जेन चेंग और वेंशु दोनों ही बात कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे यहाँ पे अचानक से लैन सिचेन को इस तरीके से एंट्री लेते हुए। क्योंकि एक तो वो उस एक्टिव के हैं जहाँ पे रूल और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे किसी का ऐसे बिना किसी परमिशन के किसी के कमरे में आ जाना वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कमरे में पधारा था वो कोई और नहीं, खुद उस सेक्ट का क्लैन लीडर है। क्या उसको ये शोभा देता है? बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त उन दोनों के दिमाग में चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी कश्मकश जो थी वो थी लैन सिचेन के मन में। वो ये सोच रहे थे कि जो अभी उसने किया है क्या वो सही किया है।
जैसे उसने अभी अभी इस कमरे में एंट्री ली है, क्या वो एक मैनरफुल क्लैन लीडर को शोभा देता है? लेकिन इस वक्त उनके पास ये सोचने का टाइम नहीं था। इस वक्त एक ही चीज़ उसके दिमाग में थी, जैन चेंग, और बस उसी से बात करनी है। उन्होंने वेंसू की तरफ देखते हुए उससे ये बोला कि इस वक्त वो राजकुमार जियांग से बात करना चाहते हैं। अगर उसे कोई आपत्ति ना हो तो क्या वो उन्हें कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ अकेला छोड़ सकते हैं? यहाँ पे जैन चेंग, जो कि लैन सिचेन की इस तरीके से एंट्री लेने से बहुत शॉक्ड था और साथ साथ उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि आखिरकार एक मैनरफुल पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है। और वैसे भी वो तो पहले से ही गुस्सा था। यहाँ पे जैन चेंग लैन सिचेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप इस वक्त किसके कमरे में और किस तरीके से घुसे हैं? तो यहाँ पे लैन सिचेन आंसर करते हुए बोलते हैं, मैंने जिस तरीके से भी एंट्री ली हो, बस मुझे इतना पता है कि मुझे इस वक्त तुमसे बात करनी है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो राजकुमार वैन, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? वेंसू ने अपने सर को हिलाया, यानी कि हाँ में हिलाया, और यहाँ से उन दोनों से ही विदा लेके उस कमरे से बाहर जा चुका था। कमरे से बाहर जाते ही लैन सिचेन ने कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और अपने कदमों को तेज रफ्तार के साथ बढ़ाते हुए उन्होंने जैन चेंग के पास जाते हुए जैन चेंग से बोला, तुम इस शादी की प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और एक वार्निंग टाइप की उसने यहाँ पे डायरेक्ट वार्निंग उसने जैन चेंग को दे दी थी। और जैन चेंग ने अपने हैंड्स को अपने चेस्ट के आगे फोल्ड करते हुए लैन सिचेन की आंखों में आंखें डालते हुए उनसे आंसर में किया, और वो क्यों? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ को रोक के दिखा दीजिए। मैं सच में चाहता हूँ कि आप रोकें। यहाँ पे लैन सिचेन ने जब सुना कि जैन चेंग ने उसको बोला कि मैं सच में चाहता हूँ कि आप इसे रोकें, लैन सिचेन को बस इतने ही बोलने की देर थी कि लैन सिचेन ने जैन चेंग के हाथ को पकड़ा, उसे घुमाया और उसके हाथ को पीछे की तरफ किया और जैन चेंग को अपनी तरफ खींचते हुए अपने और जैन चेंग के बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना रखते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट सिर्फ अपने फेसेस के बीच में ही कुछ गैप्स रखा था, और वो भी ज़्यादा नहीं था, कुछ इंचेस का ही था। उसके बाद यहाँ पे लैन सिचेन ने आंसर करते हुए बोला, तुम सच में चाहते हो ना कि मैं इसको रोकूं? तो आज मैं इसे रोकने ही आया हूँ। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं इसे रोक सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते? क्या मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि मैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम पे अधिकार चाहता है? क्या तुम मेरी इस बात को मान पाओगे? लैन सिचेन अपनी बातों को बोलने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, लेकिन हाँ ज़्यादा मतलब शब्दों भारी भारी शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ जो उसके सिंपल वर्ड थे ना, वो भी कहीं ना कहीं जैन चेंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। जैन चेंग, जो कि अभी भी लैन सिचेन की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था और जिन शब्दों को समझ चुका था उनको समझने के बाद वो काफ़ी हद तक खुश था। उसने जैन चेंग ने थोड़ा सा इनोसेंट बनते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और उसके बाद बोला, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपके बस इतने बोल देने से ही मैं इस शादी को तोड़ दूंगा। वैसे भी वैंस भी काफ़ी पावरफुल लोग हैं, अगर उनके साथ हम जुड़े तो शायद हमारा सेक्ट भी काफ़ी ऊपर उठ सकता है, जैसे कि लैन सेक्ट उठा हुआ है। यहाँ पे लैन सिचेन ने अपनी ग्रिप को, जो कि अभी तक उसकी कलाई पे थी, उसको थोड़ा सा टाइट किया और उसके बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोला, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा तुम इस शादी को अभी के अभी मना करोगे। बाय एनी चांस अगर वो तुम्हारे सेक्ट आते भी हैं कोई रिश्ता लेके, तो तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आया तुम्हें? लैन सिचेन, जो कि अपनी बातों को क्लियरली बोलने की कोशिश कर रहे थे, वहीं जैन चेंग था जो कि उन्हें और ज़्यादा टीस करते हुए बोला, मैं ऐसा क्यों करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। लैन सिचेन ने थोड़ा और उसको करीब खींचते हुए बोला, जैन चेंग, हम कोई सेंचुरीज तक नहीं जीने वाले हैं, हम कुछ डेकेड्स के लिए जिएंगे, और उसमें भी अगर हम उन इंसानों के साथ जिए जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम खुश रह पाएंगे? हम सिर्फ कुछ डेकेड्स के लिए जिएंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो पल, वो टाइम, वो वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊँ।
लैन सिचेन ने अभी भी क्लियरली अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन जैन चेंग के लिए काफ़ी था ये समझने के लिए कि अब उसे और ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही लैन सिचेन को परेशान करना चाहिए। उसने अपने हाथ को बहुत स्ट्रगल के बाद छुड़ाया और लैन सिचेन के अराउंड अपने हाथों को रैप करते हुए अपने सर को लैन सिचेन के चेस्ट पे रखा और उसके बाद बोला, यही चीज़ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हम कोई इमोर्टल्स नहीं हैं जो लंबा जिएंगे या फिर हमेशा अमर रहेंगे। हम इंसान हैं और एक ना एक दिन हमारी मृत्यु तय है। तो हम इस जीवन को इस तरीके से क्यों बर्बाद करें, जबकि हम अपने लवर्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ उसे स्पेंड कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपने प्यार का इजहार थोड़ा जल्दी करना चाहिए था? मेरे अब जाने का टाइम हो चुका है और मेरे जाते वक्त तुमने प्यार का इजहार किया है। तुम्हें पता है मेरा जाने का मूड नहीं है। यहाँ पे जैन चेंग ने अपने सर को और भी टाइटली लैन सिचेन के चेस्ट पे प्रेस किया और अपने हाथों की ग्रिप को भी और ज़्यादा मजबूत कर लिया। उसके बाद जैन चेंग ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा कि अभी तक उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो जैसे ही उसने ऊपर की तरफ अपने सर को टर्न किया तो यहाँ पे लैन सिचेन ने उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोला, मुझे पता है। खैर, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो और मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दोगे। लैन सिचेन माफ़ी चाहता है, लेकिन क्या जैन चेंग माफ़ करेगा? क्या इतना सीधा इंसान है जैन चेंग? खैर, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।